हेलो दोस्तों, आज है 2 मार्च और 2 मार्च को बनने वाले इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स में से हम 10 करंट अफेयर्स आपके लिए लेकर के आए हैं, जो कि आप अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप वीडियो को 5 मिनट ज़रूर देखें, 5 मिनट के बाद मेरा गारंटी है कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगेगा। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज का पहला क्वेश्चन बोला गया है कि संयुक्त राष्ट्र ने पेरिस समझौते के तहत पहली बार किस देश की क्लीन कुकिंग यानी कि स्वच्छ खाना पकाने परियोजना से जुड़े कार्बन क्रेडिट को आधिकारिक मंजूरी दिया है। तो यहाँ से जो आपका उत्तर होगा वह म्यांमार आपका उत्तर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी। अगर हम बात करेंगे इसके बारे में तो संयुक्त राष्ट्र ने म्यांमार की क्लीन कुकिंग परियोजना को पहली बार कार्बन क्रेडिट मंजूरी दी है। इस पहल से पारंपरिक ईंधन की जगह जो है ईंधन कुशल चूल्हों का उपयोग बढ़ेगा, जिससे क्या होगा तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और वन की कटाई में कमी आएगी। और अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी का ग्लोबल चैंपियन सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया गया है और यूएन के एआई इंटरनेशनल पैनल के सदस्य प्रोफेसर बी रविचंद्रन नियुक्त किए गए हैं। अगर हम आगे बात करेंगे तो भारत के पहले यूएन फेलोशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम की मेजबानी जबलपुर में की गई है। वर्ष 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार वर्षा देशपांडे को प्रदान किया गया है और वर्ष 2025 का यूएन महासचिव पुरस्कार स्वाति शांता कुमार ने जीता है। अगला प्रश्न आगे है कि हाल ही में महाराष्ट्र के किस गांव ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए स्वयं को जाति मुक्त गांव घोषित किया है। आपको इसका उत्तर बताना है। तो आपका जो उत्तर यहाँ से होगा वह ए नंबर सही हो जाएगा। महाराष्ट्र का संदोला गांव जो है संदोला गांव को जो है जाति मुक्त गांव घोषित किया गया है। यहाँ बोला गया है कि महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के सौंदला गांव ने ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर स्वयं को जाति मुक्त गांव घोषित किया। यहाँ जाति आधारित भेदभाव और सार्वजनिक स्थानों पर जाति पूछना प्रतिबंधित किया गया है। अगर हम और बात कर लें महाराष्ट्र के बारे में तो वर्ष 2025 का यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड आवर लेडी ऑफ ग्रेस कैथेड्रल पालघर को प्रदान किया गया है। महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्यमंत्री जो है सुनेत्रा पवार बनी है। महाराष्ट्र के हिंगोली में खेलो इंडिया लैब का निर्माण लार्सन एंड टुब्रो कंपनी द्वारा किया जाएगा। नेशनल आरोग्य मेले का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू ने किया है। एशिया इकोनॉमिक डायलॉग 2026 का 7वां संस्करण जो है पुणे महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। अगला प्रश्न की बात करेंगे तो ओपन एआई ने किस भारतीय मूल के कार्यकारी को अपना नया मुख्य जन अधिकारी नियुक्त किया है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ से जो आपका उत्तर होगा वह जो है अरविंद केसी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो एआई कंपनी ओपन एआई ने संगठनात्मक विकास और वैश्विक भर्ती को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से भारतीय मूल के अरविंद केसी को अपना नया मुख्य जन अधिकारी नियुक्त किया है। और इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो ग्लोबल एआई ब्रेन रेस क्या है। ग्लोबल एआई ब्रेन रेस 2026 इंडेक्स में पहला स्थान अमेरिका को मिला है, जबकि भारत छठे स्थान पर रहा है। टाटा ग्रुप ने कौन सा ग्रुप तो टाटा ग्रुप ने भारत का पहला बड़े पैमाने पर एआई डाटा सेंटर बनाने के लिए ओपन एआई के साथ समझौता किया है। शिक्षा मंत्रालय ने एआई आधारित शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए बोधन एआई प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए शाही और बौद्ध एआई फ्रेमवर्क जेपी नड्डा ने लॉन्च किए हैं। दुनिया का पहला स्पेस बेस एआई डाटा सेंटर बनाने की घोषणा चीन ने की है। अगला प्रश्न की हम बात करेंगे तो आगे आपसे पूछा गया है किस टीम ने 67 साल में पहली बार कर्नाटक को हराकर रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। अभी क्या है कि कौन सा देश जो है आपसे पूछा गया है कि 67 साल के बाद जो है कर्नाटक को हरा करके रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। तो आपका जो यहाँ से उत्तर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर। अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर के क्रिकेट टीम ने 67 वर्षों बाद पहली बार रणजी ट्रॉफी फाइनल में पहुंचकर कर्नाटक को हराया और ऐतिहासिक जीत दर्ज की। यह टीम की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। आगे है अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब भारत ने जीता है। आपको ये भी याद रखना है।
T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज रशीद खान बने हैं। महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में 356 मैचों के साथ सबसे अधिक मैच खेलने वाली खिलाड़ी हरमनप्रीत कौर बनी है। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना बनी है। और आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। अगला प्रश्न है कि जापान ने मार्च 2031 तक ताइवान के निकट स्थित किस द्वीप पर मध्यम दूरी की वायु रक्षा मिसाइलें तैनात करने की योजना बनाई है, ये आपसे पूछा गया। तो इसका जो उत्तर होगा योनागुनी, इसका उत्तर ए नंबर आपका सही हो जाएगा। अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो चीन ताइवान तनाव के बीच जो है जापान ने अपने पश्चिमी द्वीप योनागुनी पर मार्च 2031 तक मध्यम दूरी की वायु रक्षा मिसाइलें तैनात करने की घोषणा की है, जो कि ताइवान से लगभग 110 किलोमीटर दूर है। अगर हम और बात कर लें तो 7वां जो है धर्म गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ पे इसका आयोजन हुआ, तो उत्तराखंड में। और ये किसके साथ होता है? भारत और जापान के साथ में होता है। बोला गया यहाँ वर्ष 1947 के बाद आम चुनाव में 2/3 सीटें जीतकर जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री साने ताईकुची बनी है, आपको ये भी याद रखना है। आगे यूएनएससी में अस्थायी सदस्यता की मांगों को लेकर G4 देशों की बैठक म्यूनिख जर्मनी में आयोजित हुआ है। और बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास मालाबार का आयोजन गुआम में किया गया। एशियन गेम्स 2026 का आयोजन जो है आईची जापान में किया जाएगा। अगला प्रश्न है नए आधार वर्ष 2022-23, आपको ये भी याद रखना है कि नया आधार वर्ष भारत का क्या है, 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही यानी कि अक्टूबर दिसंबर में भारत की जीडीपी विकास दर कितनी दर्ज किया गया है, तो इसका जो उत्तर होगा वह 7.8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी आपका सही होगा। बोला गया यहाँ कि नए आधार वर्ष 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 25-26 की तीसरी तिमाही में भारत के जीडीपी वृद्धि दर कितना किया गया, तो 7.8% दर्ज की गई है, जो देश की मजबूत आर्थिक वृद्धि को दर्शाती है। आगे बोला गया है कि 1 फरवरी 2026 को अपना लगातार नवां बजट पेश करने वाली देश की पहली पूर्वकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बनी है। वर्ष 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान जो है 4.4% और 26-27 के लिए 4.3% रखा गया है। आगे कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार विभाज्य पूल से राज्यों को 41% हिस्सा दिया गया है। और नया आयकर अधिनियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। और जीडीपी और आईआईपी का नया आधार वर्ष 2022-23 तथा सीपीआई का नया आधार वर्ष 2024 निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न है आपके लिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत की पहली सेमीकंडक्टर एटीएमपी परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो यानी कि आपसे पूछा है यहाँ पे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत में पहली सेमीकंडक्टर एटीएमपी परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है। इसका जो उत्तर होगा वह हो जाएगा सानंद, गुजरात। आपका उत्तर ए नंबर यहाँ पे सही होगा। इसमें कहा गया है कि गुजरात के सानंद में माइक्रोफोन टेक्नोलॉजी द्वारा स्थापित भारत की पहली सेमीकंडक्टर एटीएमपी परियोजना का उद्घाटन किया जाएगा। यह परियोजना देश में सेमीकंडक्टर निर्माण को बढ़ावा देगी। आगे बोला गया है कि इजराइल की संसद के स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी बने हैं। इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोअर्स पूरा करने वाले विश्व के सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले राजनेता नरेंद्र मोदी बने हैं। और सर्वाइकल कैंसर के विरुद्ध देशव्यापी HBP वैक्सीन गार्डासिल अभियान की शुरुआत अजमेर राजस्थान से की गई है। नॉर्थ ईस्ट की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन डिब्रूगढ़ असम में किया गया है। इटली की प्रधानमंत्री की आत्मकथा आई एम ग्योर्गिया की प्रस्तावना नरेंद्र मोदी ने लिखी है। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रोफेसर टी के
प्रोफेसर टी के उनमम का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र के प्रख्यात विद्वान थे? देखिए, आपसे पूछा गया है कि हाल ही में प्रोफेसर टी के उनमन का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र के प्रख्यात विद्वान थे? तो यह जो है शास्त्र के प्रख्यात विद्वान थे। यहाँ बोला गया कि प्रोफेसर टी के उनमम का एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री थे, जिन्होंने विशेष रूप से भूदान आंदोलन पर उनके शोध के लिए जाना जाता है। उसका निधन जो है 88 वर्ष की आयु में हुआ। अगला आगे हम बात करेंगे यहाँ पे कि बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का जो है हाल ही में निधन हो गया है। इंटरनेट के दादा के नाम से प्रसिद्ध डेविड जे फार्बर का निधन हो गया है 51वें वर्ष की आयु में। और है यहाँ पे कि पूर्व रेल मंत्री और राज्यसभा सांसद मुकुल राय का निधन हो गया है। अमेरिका के सिविल राइट्स एक्टिविटीज जैकी जैक्सन का निधन हो गया है। और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का विमान दुर्घटना में निधन हो गया है। अगला प्रश्न की हम बात करेंगे तो जितेंद्र मेहरा, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ने भारत के किस उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? तो जितेंद्र मेहरा का जो संबंधित है कौन से उद्योग से? तो इस्पात उद्योग से ये संबंधित है। आपका उत्तर यहाँ से ए नंबर सही होगा। आगे बोला गया जितेंद्र मेहरा ने एसएसआर समूह यानी कि सेल और आरआईएनएल में कार्य करते हुए भारत के इस्पात उद्योग के विस्तार और आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगर हम और बात कर लें तो मेघालय के शिलोंग से सांसद डॉक्टर रिकी एजे सिकोंग का 54 वर्ष की आयु में निधन हो गया। प्रसिद्ध पर्यावरणविद माधव गौडगिल का हाल ही में निधन हो गया है। भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री शिवराज पाटिल का निधन हो गया है। 114 वर्षीय प्रसिद्ध धावक फौजा सिंह का सड़क दुर्घटना में निधन हो गया है। पन्ना टाइगर रिजर्व की एशिया की सबसे उम्रदराज जो हथनी बादफला, उसका भी निधन हो गया है। अगला प्रश्न की हम बात करेंगे तो लास्को गुफा, जहां 17,000 वर्ष पुराने प्राग ऐतिहासिक चित्र मौजूद हैं, किस देश में? देखिए, आपसे पूछा गया है कि लास्को गुफा जो है जहां पे 17,000 वर्ष पुराने प्राग ऐतिहासिक चित्र मौजूद है, किस देश में स्थित है? तो यहाँ पे जो आपका उत्तर हो जाएगा वह फ्रांस बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे तो लास्को गुफा फ्रांस में स्थित है, जहां 17,000 वर्ष पुराने प्राग ऐतिहासिक चित्र पाए गए हैं। इन चित्रों में जो है मुख्य रूप से क्या है तो जानवरों की आकृतियां जो मैगडालनेलियन संस्कृति से संबंधित है। और हम इसके बारे में बात करेंगे तो मेघालय के शिलोंग से सांसद डॉक्टर रिकी एजे सिकोंग, अच्छा ये तो हम इसके बारे में बात कर लिए, वही क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। तो आप बताइए हमें कि आपको क्लास कैसा लगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।